प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है भाई सभी के? कैसे हैं हमारे वीर योद्धा? सभी बच्चे एक बार कंफर्म करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है, और अगर आ रही है तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। तो सेशन में जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है टेंस के ऊपर। कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? टेंस। कई लोग इसको टाइम एंड टेंस कह देते हैं, कई लोग इसको टेंस कह देते हैं, और इससे कोई भी ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है कि टेंस क्यों कहते हैं और टाइम एंड टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि चैप्टर के बीच में मैं आपको बता दूंगा कि टाइम एंड टेंस कहने का हमारा क्या उद्देश्य है, या कहोगे तो स्टार्टिंग में ही बता देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेतुकी बातें हैं कि टेंस कहो या टाइम एंड टेंस कहो। ठीक है, अच्छा जी। तो चैप्टर हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या कहते हैं, बेसिक्स पूरा बहुत टॉप तरीके से किया है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हमने टॉप तरीके से किया है, मतलब हमने ऐसे किया है कि फिर उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, हमारे क्विज जो हैं वो कल या परसों में डलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आज, और कुछ कल मतलब आज पूरा शाम को बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, और फिर परसों तक मैं दे दूंगा, तो फिर वो टाइप हो जाएंगे। और फिर आपको पीछे के चैप्टर्स, ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि हमारे जो पीछे का पार्ट है वो रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। हम टेंस में पढ़ रहे होंगे और हम पीछे के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। तो ये मैंने उन बच्चों को बता दिया जो कल क्लास में नहीं थे या जिनको पता नहीं था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टेंस आज का हमारा टॉपिक है। किसी भी चीज पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी पहले सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेंस होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, फिर हम टेंस के फंक्शन पढ़ेंगे। टेंस की पहले इंग्लिश में परिभाषा पढ़ेंगे। अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। तो इंग्लिश में शायद कुछ को समझ में आए, फिर हिंदी में। काल, टेंस का मतलब है काल, या टेंस ही कह दो। टेंस, सॉरी, काल का वह रूप, काल का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य के होने के समय तथा उसकी अवस्था को दर्शाता है। शायद हिंदी में भी समझ में आया हो कुछ बच्चों को, और कुछ को ऐसा होगा कि अभी दोनों में ही नहीं आया होगा, तो फिर उसके लिए हमारा पिक्चर मेथड स्टार्ट होता है, अगर यहां भी समझ में नहीं आया है। चलिए जी, पिक्चराइज करते हैं अब आपके दिमाग में पिक्चर मेथड से। सपोज करिए मैंने आपसे कहा रवि ईट्स फूड। फिर मैंने आपसे कहा रवि एट फूड। फिर मैंने आपसे कहा रवि विल ईट फूड। मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये कौन सा टेंस है, तो आपने कहा सर ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा है? पास्ट है। ये कौन सा है? फ्यूचर है। मैंने कहा कि बेटा मुझे एक बात बताओ, ये प्रेजेंट से जो पास्ट हुआ और पास्ट से जो फ्यूचर हुआ, क्या ये रवि की वजह से हुआ? आपने कहा सर नहीं। अगर रवि की वजह से होता तो फिर तीनों बार रवि रवि क्यों लिखा होता? क्या ये फूड की वजह से है? आपने कहा सर नहीं, क्योंकि फूड की वजह से होता तो फूड फूड लिखा है। तो मैंने कहा बेटा फिर कौन सी चीज है जो ये टेंस को बदल रही है? तो आपने मुझे समझाया कि सर देखिए ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। यहां पर वर्ब कुछ और है, यहां पर वर्ब कुछ और है ना? यहां पर वर्ब कुछ और है, और यहां पर जो वर्ब है वो कुछ और है। तो आपने कहा कि सर देखिए, अगर आप नोटिस करो इन तीनों क्वेश्चन में, 1, 2 एंड 3, इन तीनों क्वेश्चन में से अगर आप नोटिस करो तो बार बार जो चेंज हो रहा है वो वर्ब चेंज हो रही है। वर्ब अपना रूप बदल रही है, वर्ब अपना फॉर्म बदल रही है, और वर्ब का रूप बदलना ही टेंस कहलाता है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था कि क्रिया का वह रूप, तो मतलब वर्ब का रूप, तो मतलब यूं कह दो कि सारा खेल जो टेंस में होता है वो किसका ही है? कौन है यहां पर हमजा? धुरंधर में हमजा कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है? तो हमारा टेंस जो डिफाइन होता है वो किससे? अगर आज के बाद कोई पूछे कि टेंस किससे डिफाइन होता है, तो टेंस वर्ब से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है? वर्ब से टेंस डिफाइन होता है। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि किससे डिफाइन होता है, तो आप कहोगे वर्ब से। ठीक है, तो वर्ब से ही डिफाइन होता है कौन? टेंस। तो यहां पर हम लिख देंगे वर्ब
से डिफाइन होता है टेंस। वर्ब से टेंस डिफाइंड होता है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। ठीक है, नोट्स वाले भैया बिल्कुल सुंदर तरीके से इसको लिखना अच्छे से हमारे बच्चों के लिए, ताकि ये आगे अपने बच्चों को आने वाली पीढ़ी में पढ़ा सके कि भैया वर्ब से टेंस डिफाइन होता है। इसीलिए धुरंधर जो है मेन कैरेक्टर यहां पर वर्ब है, और इसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस में टेंस कभी सब्जेक्ट से थोड़ी पता चलता है, टेंस कभी ऑब्जेक्ट से थोड़ी पता चलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरा चैप्टर जब चलेगा और खत्म होगा, आपको सारी की सारी नजरें कहां रखनी है? वर्ब के ऊपर। आपको वर्ब के बारे में पता चल गया कि यार यहां पे ऐसी वर्ब, वहां पे वैसी वर्ब, यहां पे ऐसी वर्ब, वहां पे वैसी वर्ब, वहां पे वो वर्ब, तो आप टेंस सीख गए। लोग कहते हैं हमें टेंस नहीं आता, सरासर गलत है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। हमें ध्यान लाना है टेंस वर्ब के ऊपर, और अगर वर्ब हाथ में आ गई तो टेंस भी हाथ में आ गया। अब बताओ पिक्चर मेथड कैसा लगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ गया सभी को? कमेंट बॉक्स में एक बार दिल मार दो फेंक के, अगर एकदम से अच्छे से मजा आ गया हो कि हां भैया एकदम क्लियर हो गया। बताओ जल्दी से फटाफट। देख रहे हो ना, अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म। दैट फॉर्म का मतलब समझ रहे हो? वह फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया की वह फॉर्म, क्रिया का वह रूप। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? क्रिया का रूप देखना है। गुड, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, यह भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। अब किसी ने हमसे पूछा कि सर टेंस तो आपने बता दिया क्या होता है, लेकिन कितने टाइप का होता है वो भी बता दीजिए। तो हमने कहा कि भाई इसको सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। अब मुझे बता दो फटाफट, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट में भी 3 कैटेगरी होती हैं। कौन सी बताओ जल्दी से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। और आ जाओ नीचे, 3 लिख दी, चौथी यहां लिख देते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट में 4 हुआ, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बात समझ में आ गया? ऐसे ही यहां पर आ जाओ, क्या कहोगे? पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा बोलो पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगला बोलो परफेक्ट, और अगला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया सभी को? 4 और 4 8। ऐसे ही फ्यूचर में आ जाओ। फ्यूचर पे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नोट्स वाले भैया पूरा लिखना वहां तक, आगे भी एज इट इज जैसा ये लिखा है, ये सेम सेम। ठीक है, तो हमारे पास कितने टेंस हो गए ऐसे मिला के? वैसे तो हमने देखा कि भाई कितना है, 3 है, लेकिन फंक्शनल जो हम फंक्शन पढ़ेंगे टेंस के अंदर वो कितने हैं? 4 4 4 और 4 तिया 12। तो हम इन 12 को ही पढ़ेंगे ढंग से कि कौन सा कहां पर यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा उठाने वाले हैं हम लोग? इंडेफिनिट टेंस को उठाने वाले हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, एक छोटी सी बात, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ लोग टेंस कहते हैं और कुछ लोग टाइम एंड टेंस कहते हैं। ऐसा क्यों होता है उसका मैं कारण बता देता हूं। पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी बता देता हूं।
क्या फर्क है? देखो, सपोज करो मैंने आपसे कहा राम गोज देयर, राम गोज देयर, ठीक है, राम वहां जाता है। फिर मैंने आपसे कहा राम गोज ऑब्लिक वेंट देयर। मैंने आपसे पूछा ये सही है गलत है? आपने कहा सर ये तो सही है बिल्कुल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा इन दोनों में से कौन सा आएगा? आपने कहा सर ये भी आ सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी आ सकता है पास्ट इंडेफिनिट, कोई सा भी आ सकता है। मैंने कहा फिर पेपर में कैसे पता चलेगा? तो आपने कहा सर देखो यहां पर हमारी बोलचाल की भाषा में तो हिंदी से पता चल जाता है, राम गया था मतलब वेंट, राम जाता है, ता है जाता है गोज, लेकिन ये ता है ती है, पेपर तुम्हें तो नहीं होगा ता है ती है। तो वहां पर जो सारा खेल होगा वो इस चीज का होगा जो आपको क्या दिया होगा? टाइम। और इस टाइम के हिसाब से ही क्या चेंज होगा? टेंस। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड टेंस मेरे भाई। तो क्योंकि समझे बात को, हम पढ़ते तो भले ही टेंस हैं बट पेपर में टाइम एंड टेंस आता है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें टाइम नहीं देगा तब तक तुम टेंस को नहीं बदल सकते। तो टेंस को कंट्रोल कौन करता है पेपर में? टाइम। इसीलिए मेरे भाई टाइम पे ध्यान रखना कि पेपर में टाइम कौन सा है, सिचुएशन कौन सी है। टाइम का मतलब सिचुएशन भी कह सकते हो, सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से टेंस लगता है। तो टेंस हमेशा किसके हिसाब से लगता है? या तो सिचुएशन या टाइम। तो मैं लिख दूं ये लाइन यहां पे, नोट करके लिख दूं, लिख देते हैं। एग्जाम में टेंस या तो टाइम, अरे यार इतना लंबा क्या लिखना है, सीधा लिख दो ना कि भाई जो हमारा टेंस है वो या तो किसके आधार पे चेंज होगा? टाइम के। या वो आपको क्या दे देगा? कोई सिचुएशन, सिचुएशन के आधार पे टेंस बदलेगा या टाइम के आधार पे टेंस बदलेगा। ठीक है, अदरवाइज टेंस नहीं बदलने वाला है। तुम्हें क्या पता, वहां पेपर खड़ा होकर बोलेगा थोड़ी ना, वहां थोड़ी ता है ती है ते है होगा। इसीलिए बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? चलिए ठीक है। छोटी मगर मोटी बात, ठीक है भैया, ये छोटी है लेकिन मोटी है ना? चलो, तो ये डाउट भी क्लियर हो गया ना कि लोग खामे खान लड़ते रहते हैं। मैंने देखा एक दूसरे को गरियाते रहते हैं, टेंस नहीं होता ये तो टाइम एंड टेंस होता है, टाइम एंड टेंस नहीं होता तो टेंस होता है। लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ाते, पता नहीं क्यों ही गरियाने में लगे हैं, जीवन को आनंद नहीं ले रहे हैं जीने का, बस एक दूसरे से द्वेष ईर्ष्या भरी पड़ी है। अरे ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब कुछ सही है, अपनी जगह पर सब सही है ना? चलिए, टेंस एंड देयर, टेंसेस एंड देयर फंक्शन। तो अब हम इन्हें फंक्शनल बेस पे पढ़ेंगे कि इनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कुछ लोग इसको सिंपल प्रेजेंट कह देते हैं और कुछ लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह देते हैं, बात एक ही है। ठीक है, मान लो मेरा नाम है रोहन और घर का नाम है गुल्लू। अरे तो रोहन कह दो गुल्लू कह दो, एक ही तो बात है बाबा, हटा दो बस, बात खत्म। अब ये टेंस क्यों इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों यूज होता है? कारण क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्यों इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों किया जाता है? सर यहां पर ना डू डज लगता है, डू डज लगता है, ये मत बता, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये बाद का खेल है। क्यों लगता है? ये तो तुमने बता दिया कि डू डज का मतलब है क्या, क्या लगता है, क्या नहीं बताना, क्यों। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बनाया गया, क्यों नीड पड़ी हमें इसकी? तो देखिए, इसकी नीड पड़ने का कारण क्या था कि जब हमें
कोई भी एक्शन, मान लो सपोज करो मैंने आपसे कहा रोहन मंदिर जा रहा है, रोहन मंदिर जा रहा है, अभी जा रहा है इस समय पर। फिर मैंने कहा रोहन हर रविवार को, हर सोमवार को मंदिर जाता है। दो बातों में फर्क समझ में आया। रोहन हर सोमवार को मंदिर जाता है, इस सोमवार गया, इस सोमवार गया, इस सोमवार गया, इस सोमवार गया। तो मैंने कहा ये जो एक्शन है इसे क्या कहोगे आप? तो आपने कहा सर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस तो ये वाला है। जब बोल रहे हैं उसी समय अगर हो रहा हो, जिस समय आप बोल रहे हो, मान लो मैंने कहा मोहन इज गोइंग टू टेंपल, वो जा रहा है। मोहन इज गोइंग टू टेंपल का मतलब है इस समय जा रहा है। जब आपने बोला उस समय एक्शन होना चाहिए, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये मतलब है कि एट द मोमेंट उस समय काम चल रहा है। लेकिन मैंने कहा मोहन हर सोमवार मंदिर जाता है, जरूरी थोड़ी ना अभी जा रहा है। इसका मतलब मैंने मोहन का इस मंडे, फिर एक गैप लिया, फिर मंडे, फिर गैप, फिर मंडे, फिर गैप, फिर मंडे। इसका मतलब ये उसका कौन सा एक्शन है मेरे भाई? ये उसका रूटीन, ये उसका रूटीन कह दो या रेगुलर एक्शन कह दो। कैसा एक्शन? रेगुलर एक्शन। तो ग्रामेरियन ने क्या कहा कि भाई जब भी कभी हमें जरूरत ऐसी पड़ेगी कि हमें उसी समय काम करना होगा, उसी समय, तो हम लगा देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और अगर हमें देखना है कि भाई उस समय तो नहीं हो रहा, बट हां एक उसका रूटीन बताया जा रहा है कि एक रूटीन इंटरवल पे काम करता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया भी गया। अब बताओ बात समझ में आई क्या? डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? जिसको मजा आया हो बात में कि हां सर अब बात क्लियर है, कि अब हम समझ गए कि जब भी ये वाली सिचुएशन होगी उसी समय पर तो हम लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब एक रूटीन में आप चलेंगे या रेगुलर एक्शन, उस समय पर मैं बोलूंगा भी, आज के बाद स्पोकन में भी अपना जो है वही बोलूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आती है? तो पहला पॉइंट जो बना वो बना हमारा रेगुलर एक्शन, कि रेगुलर एक्शन हमारा कभी भी होगा, जब भी रेगुलर एक्शन होगा, रेगुलर एक्शन के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाऊंगा। और अगर उसी समय हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि भाई संजीव सर इज डांसिंग, बताओ क्या ये सही है? क्या हालचाल? बधाई, लव यू, बहुत बधाई हो आपको। ऐसे ही आप है? नहीं है ही हूं मैं तो, नहीं अब तो रात तक 11-12 बजे तक। अभी क्लास है दिन भर, फिर कंटेंट। कोई नहीं, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। चलिए, हाँ जी, क्या कह रहा था मैं, कहां था? मैंने कहा कि क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था यार, निकल की बुद्धि। देखो इसीलिए कहते, समझे कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन यही बड़ी चीज होती है कि कंसंट्रेशन पे आपकी पूरी कायनात वहीं लग जाती है, आप इतने लीन हो जाते हो, ठीक है। और जैसे ही भंग हुआ तो फिर वापस से, तो इसीलिए आप भी जो मोबाइल रखते हो ना अपने हाथ पास में, मतलब क्लास देखने के लिए, बाकी इन चीजों के लिए नहीं, कंसंट्रेशन बना के रखा करो। अब मुझे याद दिलाओ, अच्छा संजीव सर, हाँ 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 हाँ, ओके आ गया। तो मैं कह रहा था कि हाँ, कि संजीव सर जो है, संजीव सर इज डांसिंग, गलत है। कहां डांस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ ये कह सकते हो कि सर क्योंकि आप हर मंडे जाते हो जिम में, तो शायद वहां पर करते होंगे, तो हम इसको कह सकते हैं, मैंने हाँ ये कह सकते हो, पर अभी नहीं कह सकते ना, क्योंकि इस समय एक्शन नहीं हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ अगर मान लो मैं ये कहूं
अब कह दो संजीव सर इज, इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अब आप लगा सकते हो। द फैन इज मूविंग, एट द मोमेंट एक्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अगला आ जाइए, दूसरा रेगुलर एक्शन हो गया हमारा। पहला एग्जांपल बढ़िया समझ, देखो आज की क्लास सारी की सारी पिक्चराइज करके समझाऊंगा, नहीं तो टेंस का टी भी नहीं आना समझ में। यह चैप्टर इसलिए कम समझ में आता है कि इसमें डू डज डिड सब बता के चले जाते हैं, बट ये जो पिक्चराइज है ये नहीं समझ में आता, क्वेश्चन फिर ऊपर से जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सर फटाफट 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 के चक्कर में तो मैं फिर एक क्लास में खत्म हो जाएगा। अभी लिखूंगा डू के साथ ये, और ये पूरा टेबल लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस, उससे नहीं होगा। तो पेशेंस के साथ सीखते रहो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा मैंने कहा, सपोज करो मैंने कहा संजीव सर इज स्मोकिंग, नहीं गलत, कहां पी रहे हैं, हां अब कह सकते हो, ऐसे ही करते पीते ना बुजुर्ग लोग, कैसे करते गांव में, हां अब आप कह सकते हो कि संजीव सर इज स्मोकिंग, क्योंकि अभी मैं ऐसे करते ना फिर यूं, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बट मैं अभी नहीं पी रहा हूं, आपने कहा संजीव सर स्मोक्स, आप मेरी हैबिट बता रहे हो, और हैबिट कभी भी एक बार करने से नहीं बनती है। मान लो बचपन में कभी मैंने पी ना पी, मान लो फ्यूचर में कभी पीऊं ना पीऊं, बस आज कोई दर्द है और आज मैं पी रहा हूं, एक बार करने से हैबिट नहीं होती। तो इसीलिए हैबिट कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी। हैबिट कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी, कहां आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्योंकि हैबिट कैसे होती है, बार 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 बार, रूटीन, और रूटीन वाला काम कहां आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बात क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या क्या सीखा, रेगुलर एक्शन, हैबिट। तीसरी बात, इररेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन। इररेगुलर एक्शन, अब इररेगुलर का मतलब क्या है, मान लो मैंने कहा मैं कभी कभाग गांव जाता हूं, कभी कभाग, कॉन्टिन्यूस में तो जा रहा हूं अभी, लेकिन इसका मतलब क्या है, कभी कभाग। मान लो सपोज करो मैंने कहा अभी चला गया, फिर नहीं गया 2 महीने, फिर चला गया, फिर अगले दिन फिर चला गया, फिर 4 दिन बाद फिर चला गया, फिर 6 महीने नहीं गया, फिर 2 महीने नहीं गया। तो इसमें कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता है। तो इरेगुलर एक्शन भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें तो आ नहीं सकता। इसमें तो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसमें तो उसी समय जा रहा होगा। तो इसीलिए चाहे हम किसी काम को रूटीन में करें और चाहे बिना रूटीन के करें, बट हां उस समय नहीं होना चाहिए, उसी समय होगा तो कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। तो इरेगुलर एक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, अब यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब है, मैंने कहा सूर्य ईस्ट से निकलता है, कल भी निकल रहा था, आज भी निकल रहा है। तो जो चीज कल भी सत्य थी आज भी सत्य है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। याद रखना उस चीज को, यूनिवर्सल नाम दे दो इसको, या फिर कुछ लोग दूसरे शब्दों में एक और चीज कहते हैं, प्रोवर्ब, कहावतें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों, कल भी सत्य थी, आज भी वो लाइन सत्य है, बेस्ट पॉलिसी आज भी है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपका एक्शन शब्दों से ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा भारी होता है। कल भी सत्य था, आज भी सत्य है। छठा, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, क्या मतलब है इस बात का, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ का, कि यूनिवर्सल तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल में तो 100% लोग मानते हैं, इसमें मोर देन 50%, 50% से ज्यादा, मोर देन 50%। वो बात कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है। जैसे मैंने कहा कि लड़कियों में पेशेंस ज्यादा होता है
लड़कों के कंपैरिजन में। गर्ल्स आर मोर सिंसियर या गर्ल्स हैव मोर पेशेंस देन बॉयज। ये बात कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और 50 से ज्यादा प्रतिशत केस में सच है। हां, कोई कह दे नहीं जी मैं कैसे मान लूं, मेरी पड़ोसन तो बहुत लड़ती है, मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत लड़ती है। भाई वो तेरी समस्या है, सब लड़कियां नहीं ऐसी होती हैं। मोर देन केसेस में यह पाया जाता है कि हां लड़कियां ज्यादा सिंसियर होती हैं बॉयज के कंपैरिजन में। एक एज के हिसाब से कंपेयर करें, एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप 5-6 साल का कोई बच्चा ले लो, छोटे छोटे दो बच्चों कंपैरिजन कर लो। वहीं पर हमारी एक छोटी सी गुड़िया है 6-7 साल की, चोटी भी बनाएगी बढ़िया से, कपड़े भी पहनेगी, मम्मी के साथ हल्का हल्का आटा गूंथना भी स्टार्ट कर देती है, झाड़ू भी हल्का फुल्का लगाने स्टार्ट कर देती है ना। 6-7 साल में हो मतलब ये चीजें करना स्टार्ट कर देती है। वहीं हमारा 6-7 साल का हमारा भाई साहब बंटू, नेकर भी नहीं है नीचे, नंगा ही घूम रहा भाई साहब। देखा होगा आपने, गांव में ऐसे ही होते थे, ठीक है। ऊपर से गंजा भी करवा दिया मम्मी ने, यहां पे भी कुछ नहीं पहन रखा, पूरा ही नंगा घूम रहा है, गले में वो डाल के वो नजर ना लगे, है ना, मम्मी डाल देती ना ऐसा काला धागा, और घूम रहा है भाई साहब पूरा, हा हा हा, छोटे से पिल्ले के साथ घूम रहा है, नाली में लेट रहा है। कहां गई सिंसियरिटी, खत्म। तो सर्टेन एज की जब हम बात करें तो उसमें गर्ल्स सिंसियर होती हैं और पेशेंस ज्यादा होता है। महिलाओं में ध्यान रखना पेशेंस ज्यादा होता है। नहीं मानोगे लड़कों तो देखो क्या करें, मैं भी एक लड़का हूं, बट सत्य तो यही है ना। तो समाज इसको क्या करता है, समाज इसको एक्सेप्ट करता है, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ है, मानना पड़ेगा। देखो मजबूरी है, क्या करें, है ना। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सर मेरा नाम बंटू है, आप प्लीज ऐसे देख भाई माफी चाहते हैं, बट सच्चे सत्य यही है। तुम तो बड़े हो गए, बचपन में तो तू भी नंगा घूमा होगा बेटे, ठीक है। सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, ठीक, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आता है ज्योग्राफिकल ट्रूथ। ज्योग्राफिकल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ का मतलब क्या है? जो बात ज्योग्राफिकली कल भी सत्य थी आज भी सत्य है। जैसे मैंने कहा कि द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, तो स्प्रेंग नहीं कर सकता, निकलती है, कल भी आज भी हिमालय से निकलती है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वॉज नहीं, क्योंकि कल भी सत्य था आज भी। तो जो चीज कल भी सत्य थी आज भी सत्य है ज्योग्राफिकली, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगी। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब आता है 8 नंबर की बहुत कीमती चीज, जिसको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं बेटा? वर्ब्स ऑफ स्टेट। अब मजा आएगा, देखो क्यों मैंने तुमसे इतनी मेहनत करवाई थी पहले 1 महीना बेसिक्स में। क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता हमारी वर्ब 2 प्रकार की होती है? एग्री करो इस बात से कि हां भैया आपने बताया था कि वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी एक्शन, ठीक है, एक होती है हमारी, अलग से बना दूं, वर्ब कितने प्रकार की होती है बोलो? 2 प्रकार की। एक होती है एक्शन और एक होती है स्टेट। ठीक है जी, तो जो वर्ब ऑफ एक्शन होती हैं इनको हम इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स को केवल और केवल कहां यूज करेंगे? इंडेफिनिट में यूज करेंगे, केवल और केवल इंडेफिनिट में यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया सभी को? हाँ गुड, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। ठीक है, चलो जी, तो वर्ब ऑफ एक्शन और स्टेट दोनों आ गया। ओके, अब वर्ब ऑफ स्टेट केवल और केवल किस में यूज होती हैं? केवल और केवल इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में कभी भी यूज नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं उसको 3D में देख लो जरा, आप पिक्चर मेथड से सिखा देता हूं आपको। इसको तो हटा दूं, ये तो समझ में आ गया होगा अब आपका, है ना। अब देखो, जैसे सपोज करो एक्शन का क्या मतलब है। मैंने आपसे कहा आई एम रनिंग, फिर मैंने आपसे कहा ही इज वॉकिंग, शी इज ईटिंग, दे आर डांसिंग। ठीक है, फिर मैंने कहा आई एम
लविंग यू। अब यहां पर देखो, रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, डांसिंग, ये सब एक्शन वर्ब है। ये कॉन्टिन्यूस में पॉसिबल इसलिए होती है क्योंकि ये कंटिन्यू हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा आपसे रनिंग, तो कॉन्टिन्यूस हो सकता है। वॉकिंग, आप देख सकते हो वॉक करते हुए, चलते हुए। ईटिंग, एक्शन चल रहा है। डांसिंग कॉन्टिन्यूस में पॉसिबल है ना, डांसिंग। तो ये कॉन्टिन्यूस में इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि ये एक्शन शो कर रही होती हैं, और जो चीज एक्शन में हो वही तो कॉन्टिन्यूस में होती है, बोलने के समय चल रहा हो। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो एक्शन शो ही नहीं करती, उनमें एक्शन ही नहीं होता। और जब एक्शन शो नहीं होता, तो जिस चीज में एक्शन ही शो नहीं हो रहा वो कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकती, कॉन्टिन्यूस में एक्शन करना पड़ेगा। तो वो फिर स्टेट होती है, और स्टेट इंडेफिनिट में आती है। किस में आती है? इंडेफिनिट में। आपने किसी को जाके बोल दिया आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, वो कहेंगी दिखाओ कहां कर रहे हो, पक यहां से। इंग्लिश बोलनी नहीं आती, पक, तो प्रपोजल वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि यहां पर जो एम लविंग है, आप अपनी क्या दिखा रहे हो? फीलिंग्स। आप कोई एक्शन करने नहीं गए। प्यार इज नॉट एन एक्शन, इट इज अ फीलिंग। तुम बिलीव करते हो एक्शन में, जबकि प्यार होता है फीलिंग्स। तो मेरे भाई, फीलिंग्स। आया बात समझ में? तो आई एम लविंग मत बोलना, क्या बोलना? बोलो क्या लिखोगे बताओ? अपनी मोहतरमा को जाके आज के बाद क्या बोलोगे? बताओ रे नालायको, लड़को, क्या बोलोगे? बताओ फटाफट। गुड, यही बोलना है ना? आई लव यू, ये कहना है। ठीक है, चलो। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट। ऐसे ही आई एम हेटिंग यू, वहां भी फीलिंग्स है भाई। ये पॉजिटिव है तो वो निगेटिव है, लेकिन है तो फीलिंग्स ही। तो इसीलिए आई एम हेटिंग नहीं, आई हेट यू। आगे समझ में? तो इसी वजह से जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, स्टेट शो करती हैं, चाहे उसमें वो लव हो, चाहे वो उसमें हेट हो, चाहे वो उसमें बिलोंग हो, ठीक है, चाहे वो उसमें लाइक हो, चाहे उसमें डिसलाइक हो, एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी हैं, नो हो, है ना, मतलब तमाम है। वो उनकी लिस्ट में दे दूंगा लिख के एक, ठीक है, वो लिस्ट में एक लिख के दे दूंगा। ठीक, तो वो सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ये कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती। अगर कहीं पर हुई तो वो अपना अर्थ बदल देंगी। अर्थ बदलना कैसे वो बताता हूं। जैसे सपोज करो, अब मैं इसको हटा देता हूं। जैसे सपोज करो, मान लो मैंने आपसे कहा आई एम हैविंग 2 चिल्ड्रन, और फिर मैंने कहा आपसे आई एम हैविंग फूड। ये कहना सही है और ये कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर हैव का मतलब है खाना, और यहां पर रखना। तो रखना, रख रहा हूं 2 बच्चे, कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है। तो आई हैव 2 चिल्ड्रन। आगे समझ में? तो अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं भैया ये तो चेंज हो रहा है, तो समझ जाना उसका अर्थ बदल रहा होगा वहां पर, इस कंडीशन में। हाँ, ठीक है। गुड्डू कुमार, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में फटाफट दिल फेंक के मारो कि भैया 8 के 8 पॉइंट दिमाग में ऐसे घुस गए हैं कि रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, वर्ब्स ऑफ स्टेट। ये 8 ही पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कुछ भी होता है, चाहे वो
कंटेंट हो जो पहले सत्य था आज भी सत्य है, ऐसे बहुत लोग यूज करते, वो पेपर में नहीं आता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ लिख के दे दिया, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स। तो जो नोट्स वाले भैया हैं इनको मत लिखना, ये तो मैंने पिक्चर मेथड से समझाया है। नोट्स में आप, मैंने यहां अच्छे से लिख दिया, ये लिख देना आप इनको, ठीक है। हैबिट, हैबिट आपको पता ही है। अच्छा, कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, मतलब जो रिवाज कल भी था आज भी है भाई, वो प्रथा तभी तो है, वो कल भी थी आज भी है, तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। परमानेंट एक्टिविटी पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बता देने के लिए, क्योंकि जब एक बार बेसिक से पढ़ रहे हो तो कानों में को निकल जाना चाहिए। परमानेंट एक्टिविटी का मतलब है कि जैसे मान लो मैं कहूं आपसे दैट आई वर्क इन अ बैंक, तो इसका मतलब है परमानेंटली वर्क करता हूं, मैं कल भी करता था आज भी करता हूं, ठीक है। परमानेंट एक्टिविटी। सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, ये मैंने सिखाई दिया अभी आप लोगों को, ठीक है। तो पेपर में कौन सा नहीं आता है उसका हिंट दे दे रहा हूं मैं आपको, पेपर में ये वाला नहीं आता है। आजकल तो रिवाज भी कम आता है, आया तो बात अलग है बट बहुत कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं कभी आ गया तो बोलो भैया, क्योंकि कभी कभार तो कभी भी हो सकता है, तो इसलिए सिखा तो दिया ही हमने। बट उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बिगिनर्स होते हैं, जो ज्यादा लोड नहीं लेना चाहते, तो वो कहते हैं कि कौन सा पहले करूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला 10, 11 और 12, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कभी कभार किया ना के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं क्या। इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी बुक द कंटेंट ऑफ विच आर स्टिल रिलीवेंट ऑल्दो द बुक वॉज रिटन इन द पास्ट। मतलब सपोज करो कोई किताब पास्ट में लिखी थी, लेकिन उसका कंटेंट आज भी रिलीवेंट है, तो वो प्रेजेंट में होगा। इट इज यूज्ड टू शो फॉर्मल और ऑफिशियल प्लान एक्शन फॉर फ्यूचर। मतलब जैसे सपोज करो कोई एक्शन है जो फ्यूचर में फिक्स्ड है, फिक्स्ड, मैंने कहा दे विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे, तो फ्यूचर में बना सकते हो विल शैल से, बट वो फिक्स नहीं है। ये जो है जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर दिखेगा वो फिक्स्ड होगा। जैसे द पीएम अराइव्स इन देहरादून दिस संडे। दिस संडे का मतलब है आने वाला संडे, दिस संडे। इसका मतलब ये शेड्यूल कैसा है फ्यूचर का, फिक्स्ड। फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन, मतलब फ्यूचर का ऐसा एक्शन जो फिक्स हो, तब आप उसको किससे बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। किससे बना सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये पॉसिबल है, क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं ना कि भैया यार आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगाया है यहां पे, जबकि बात तो फ्यूचर की हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर को बता सकता है, लेकिन वहां एक्टिविटी फिक्स्ड होनी चाहिए। और पीएम सीएम ये जो प्रेसिडेंट, इनके शेड्यूल फिक्स्ड होते हैं, इसीलिए इन केसेस में आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर देता है और मीनिंग निकल के आता है फ्यूचर का, बट पेपर में नहीं आता रेयरली वहां पर, क्योंकि फिर ये बोलने के लिए ठीक है या न्यूज़पेपर में समझने के लिए ठीक है, बट पेपर में इसको नहीं देता, रेयरली देता है कभी। इट इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट बिगिन विद हेयर एंड देयर। जब हेयर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट करोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो वहां पर भी आप इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप, मैंने कहा हियर कम्स द चीफ गेस्ट, हियर कम्स द चीफ गेस्ट, जबकि कम्स का मतलब तो ये होना चाहिए आते हैं, आते हैं नहीं आ गए हैं, चीफ गेस्ट आज आ गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए टू एक्सप्रेस द पोजीशन और अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब है कि जब कोई चीज सडनली उस समय पर अपीयर हो जाए, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हो, अगर हेयर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो। एक एग्जांपल लिख देता हूं इसका भी, हेयर कम्स द चीफ गेस्ट, ठीक है जी, हेयर कम्स द चीफ गेस्ट, ठीक है, बस समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं भाई, ये हो गया हमारा खत्म। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो पेपर में आपको ज्यादा दिमाग कौन कौन सा नहीं कर लगाना है, ये तीनों पे दिमाग नहीं लगाना है, इन दोनों पे नहीं लगाना है, उसके अलावा जो बचे हुए हैं उन सबको रिवाइज करना और दिमाग भी लगाना।
अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आपको आगे लेके स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आपको सिखाता हूं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कैसा होगा? सिंगुलर, तो क्या स्ट्रक्चर बनती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और देखो इससे आपका सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट भी वो भी रिवाइज होगा। तो सिंगुलर क्या क्या होता है? ही, शी, इट, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीवन, समबडी, नोबडी। ये पढ़ के आ रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में, ये सारे क्या ही होते हैं? सिंगुलर। तो उसने कहा या कोई सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो इन सब के लिए यानी कि सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर क्या होगी? तो मेरे साथ लिखवाओ, चलो मेरे साथ स्ट्रक्चर लिखवाओ, क्या होगी फटाफट। क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए? सिंगुलर की स्ट्रक्चर क्या आनी चाहिए? स्ट्रक्चर क्या आनी चाहिए बताओ। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो हम बता ही चुके हैं कि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद लेंगे हम वर्ब। लेकिन उस वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है। ये चीज मेरे भाई पॉजिटिव सेंटेंस में लागू होती है। पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन निगेटिव बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले लिख दो, बहुत तेजी से, जल्दी से। निगेटिव में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, प्लस अब नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर के लिए डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। मतलब अब ऐसे एस नहीं आएगा। कई बच्चे ये देखो, गलती करने वाला हर कुछ गलती कर देता है। जब डज आ जाए या डू आ जाए तो सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही क्यों ना हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही क्यों ना हो, कोई एस नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ किस्सा निगेटिव का, निगेटिव सेंटेंस। अब मुद्दा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब मुद्दा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं? डज प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद डज के हिसाब से वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है सभी को? चलो जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। लेकिन इसी में हमने एक चीज और पढ़ी थी, WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड क्या बनेगा इसमें? सबसे पहले WH वर्ड प्लस, और ये पूरा का पूरा सेम। कैसे बताओ? ये पूरा का पूरा कैसे कॉपी करूं यहां से? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पूरा कॉपी कर दो। तो सबसे पहले डज हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बात समझ में आ गया? हां, एक बच्चा कह रहा है कि सर हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि जैसे यहां पे डज प्लस नॉट है तो क्या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं? हां लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो।
डजंट लिख सकते हो, बस। हो गया, डजंट शॉर्ट में लिख दो, क्या दिक्कत है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कर सकते हो आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सब कुछ तो किस पे लागू था, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब इसी की स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं कि आप लिखें, जब हमारा स्ट्रक्चर लिखना है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल, स्ट्रक्चर जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि भैया टीचर्स तो एकदम फटाफट ऐसे लिख देते हैं, आप भी लिखो ना, क्यों इतना हाथ से लिख रहे हो। मेरे भाई, मैं इसलिए हाथ से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है दो चार के आपके मन में ऐसा होगा यार, जल्दी नहीं, सबका ध्यान रखना है। हर उस बच्चे का ध्यान रखना है जो पहली बार हिंदी मीडियम से, गांव से, बेसिक से पढ़ रहा है, उसको भी समझाते हुए चलना है। ऐसे तो रटा रटाया तो किताबों में भी होता है ना, तो बताना पड़ता है। हाथ से लिखता हूं, समझाता हूं, तो वो फील आता है, पता चलता अगला स्टेप क्या है। नहीं तो जो काम जनरली टीचर्स करते हैं, वो तो मैं आपको, ये रहा ना, ये सब लिख के रखा हुआ है, बट उसमें हां, जिस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी मैं ऐसे भी पढ़ा दूंगा। मुझे नब्ज का पता है, कहां कौन सी किस चैप्टर की कैसे उठाना है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट गोल थोपना नहीं है। थोपना होता तो अब तक 5 चैप्टर हो गए होते। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपकी नसों में, आपके खून में उतारना उस चीज को। यार एक बार कर लिया बस, वैसी और सब्जेक्ट का बर्डन है, इंग्लिश भी अगर बोझ बना दी तो फिर क्या फायदा, ठीक है। हम्म देखो, एक समय पे एक वर्ग से मुझे गाली खानी है। मैं इतना भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाला इंसान हूं कि मुझे पता है, आज जो मैं बताया, जैसे हिंदी मीडियम का फर्स्ट टाइम बच्चा, बिगनर, बहुत अच्छे से सीखने वाला बच्चा, वो मुझसे खुश है, वो खुश है, उसकी नजरों में सब कुछ बहुत अच्छा है, बेस्ट। जो थोड़ा सा एडवांस है, मैं उससे गालियां खा रहा हूं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और मैं रफ्तार पकड़ूंगा, और जब मैं मिसलीनियस कराऊंगा, एडवांस अप्रोच पे जाऊंगा, फिर मुझसे ये वाला बच्चा खुश हो जाएगा। तो एक टाइम पे एक वर्ग से गालियां खाऊंगा ही खाऊंगा मैं तो जब हमें पता ही है, तो अपनी तरकीब से चलो ना, जो आपने 15 साल में एक्सपीरियंस सीखा है, हाउ टू टीच, एट वॉट टाइम वॉट टू टीच, ठीक है। तो देख रहे हो मैं दिमाग से कितना कूल एंड काम हूं, मुझे पता है, फिर भी एक अपना तो जो करना है वो करना है भाई, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके बाद हम क्या लेंगे, डू। अब डज नहीं होगा, प्लस, नहीं, डू कहां से आ गया, सीधा वर्ब की बेस फॉर्म, कोई ऐसे यस नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट्स वाले भैया इसके ब्रैकेट में लिखना है ऐसे करके, यूं, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे, सॉरी, जैसे यहां पे लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, या अफर्मेटिव कह सकते हो, बात एक ही है। दूसरा, सब्जेक्ट सेम वही है, प्लूरल, प्लस, अब निगेटिव में आओगे तो डज की जगह क्या आ जाएगा, डू, प्लस, डू प्लस नॉट, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आ जाओ नीचे, तीसरा इंटेरोगेटिव। अब डू को सबसे पहले ले आओ, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस, एक सेकेंड, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। हां, इसमें एक चीज छूट गई, अगर हमें इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट, नॉट यहां आता है, तो मैं इसका नॉट लिख देता हूं, है ना, अभी लिखूंगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे यह होगा कि आपको पता चल जाएगा कि नॉट लगता कहां है इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब,
प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब नॉट के बाद आता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। यहां पर भी मेन वर्ब से पहले नॉट आता है, यहां पर भी मेन वर्ब से पहले नॉट आता है, ठीक है, मेन वर्ब से पहले ही नॉट आएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगला इंटरोगेटिव WH वर्ड। WH वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बेस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? हम्म? क्या क्या? अच्छा है, हाँ हाँ। चलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? या यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। चलो भाई, अब ये जो है ना, ये सारा का सारा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और चाहो तो मैं ऐसे छुड़वा दूंगा, इससे लिख लेना, मतलब जिससे अच्छा लगे वो लिख लेना, ठीक है, समझाने के लिए मैंने दे दिया। ये भी, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एक गुड़िया कह रही थी सर ऐसे लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। नहीं, जो चीज लिखने की है वो मैंने लिख रखी है यहां पे, वो समझाने की थी तो वो मुझे खुद से लिखनी थी। टेंशन मत लो, उसका भी मुझे ख्याल है। आप सबसे ज्यादा ख्याल है मुझे हर चीज का। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल आ गया। वी सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभार, रेयरली। इरेगुलर एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही स्मोक्स, हैबिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई गो टू स्कूल ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, इस हफ्ते में 2 बार, अगले हफ्ते में 2 बार, फिर अगले हफ्ते में 2 बार, तो रेगुलर एक्शन। स्लो एंड स्टडी, प्रोवर्ब, पास्ट में नहीं होती है तो किस में होगी? प्रेजेंट में होगी, विंस। मैन इज मॉर्टल, इंसान कल, ये नहीं कि कल था मॉर्टल, आज भी मॉर्टल है, तो मैन इज मॉर्टल, ठीक है। मॉर्टल मतलब मृत्यु, कल भी लोगों की मृत्यु होती थी, आज भी। गंगा हिमालय से, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, आज भी सत्य है। बन गई बात। अब जो तुमने पढ़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं। चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क में है। हर क्वेश्चन लगभग लगभग गलत है, उसको करेक्शन लाना है करके, ठीक है। हर क्वेश्चन गलत है, इसका करेक्शन लाना है करके, ठीक है। तो पहले वाले का करेक्शन बताओ। उसने कहा बैंक्स आर नॉट ओपनिंग ऑन संडेज, व्हाट डज इट मीन? ऑन संडेज मीन्स एवरी संडे, ऑन संडेज मीन्स एवरी संडे, and every Sunday refers to regular action, regular action, and regular action comes under which tense? Present indefinite या simple present। तो इसीलिए हम ये नहीं कर सकते the banks do not open। क्यों? क्योंकि बैंक्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू आएगा, प्लूरल के साथ डू आता है, और डूडस के साथ एससीआईएस नहीं आता है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा थोड़ा भारी भरकम है, मैं चाहता हूं इसको होमवर्क में दे दूं आपको, कल करके लाएं घर से होमवर्क, ठीक है। तीसरा, तीसरा तो आपने देखते ही कर दिया होगा, ऑनेस्टी वॉज नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो लगभग लगभग हर क्वेश्चन गलत है, सही करके खुद से लाना है। ये आपका सारा होमवर्क में दे दिया, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे के सारे होमवर्क में है।
करके ले आओगे। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है। और नोट्स वाले भैया केवल नोट्स जो है यहां तक के बनाना, इस क्वेश्चन तक के, इसके आगे क्वेश्चन कल लेना जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और मतलब जब मैं इन्हें करेक्शन करा दूंगा तब लिखना, या लिख लेना पर मत लिखना, क्योंकि फिर करेक्शन कराऊंगा तो फिर वो गलत जाएगा। तो कल इसके आगे यहां से बनाना, यहां तक ठीक है, बस इतना, ठीक है जी। मजा आ गया सर, जबरदस्त, शानदार, परफेक्ट। ओके, थैंक यू सभी को। ओके भाई, अपना रिवाइज करना यहां तक, चलो जी, ठीक। और हां, इस सैटरडे मैं एक सेशन रखने जा रहा हूं, इस बैच के सभी बच्चों का मैं टाइम बता दूंगा, सेशन लगवा दूंगा कि मतलब हाउ टू स्टडी, मतलब आगे एग्जाम्स के बारे में बताया करूंगा आपको हर सैटरडे। किसी एक चीज को टारगेट कर लूंगा कि जैसे मान लो पहले सीजीएल वालों का पकड़ लिया कि कैसे करना है, बेसिक्स है तो कैसे करना है, एडवांस है तो कैसे करना है, इस साल देना है तो कैसे करना है, अगले साल के तो कैसे करना है। तो हर सैटरडे एक, यानी कि आपके मन में जो बहुत सारे सवाल आप पूछना चाहते हो, अब मैं उसके जवाब भी देने के लिए एक क्लास लगाया करूंगा। और वो क्लास आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ संकल्प और लक्ष्य बैच के स्टूडेंट्स के डाउट्स होंगे कि कैसे हम आगे तैयारी करें, क्या चीज पे फोकस करें इंग्लिश में, और कैसे आगे मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, कितना पढ़ें, क्या छोड़े, कैसे करें, ठीक है। चलिए, ओके सभी को नमस्ते, जय हिंद।